नमस्कार दोस्तों, बिहार अनलॉक के हमारे आज एपिसोड नंबर 13 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं स्वराज पार्टी और बिहार, यानी कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा दौर जिस दौर में लगा था कि कांग्रेस वापस से टूट जाएगा, जैसा 1907 में सूरत स्प्लिट में देखने को मिला था, जहां पे कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, नरमपंथी गरमपंथी। कुछ वैसा ही माहौल 1922 के गया के अधिवेशन में भी था। बिहार से जुड़ा हुआ अधिवेशन है तो हमारे लिए ऐसे भी रिलेवेंट हो जाता है। तो इस अधिवेशन में भी कुछ वैसा ही माहौल था। एक पक्ष था जो कह रहा था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और उनको हम लोगों ने कहा स्वराजिस्ट। उसको बेसिकली लीड कर रहे थे और सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, और बिहार से आपको श्री कृष्ण सिंह। वहीं दूसरा पक्ष था जो ये कहता था कि चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए, और एक सिस्टम, एक मेथड जो चला रहा है गांधी जी का, स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, यानी कि पहले कोई संघर्ष, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य, इस तमाम तरह की चीजों के साथ लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। यह ग्रुप कहलाया नो चेंजर, जिसमें मुख्यतः राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बिहार से अगर देखा जाए तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये आपको मौजूद थे। एक ग्रुप था पूरे के पूरे कोर गांधीयन विचारधाराओं को फॉलो करना चाहता था। दूसरा ग्रुप था वो भी गांधीयन विचारधाराओं को फॉलो करना चाहता था, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहता था। अब इसी कस्मकस में 1922 के गया के अधिवेशन में अलग हो जाती है, या 1922 के गया के अधिवेशन में वोटिंग होता है, और उस वोटिंग में ऑब्वियस सी बात है कि गांधीयन विचारधारा लोगों की नंबर ज्यादा था, तो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया, जिसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। और आज के इस वीडियो में आपको इसी सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा मिलेगी। दोस्तों, स्वराज पार्टी उदय, संघर्ष और विचारधारा या विरासत, तो ब्रिटिश परिषद के भीतर एक राजनीतिक व्यवस्था थी। जो ब्रिटिश परिषद था उसके भीतर एक राजनीतिक व्यवस्था थी। एक्चुअल में सीन ये था कि 1920-22 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। तो 1920 एंड 1922 के बीच में आपको चलता है एनसीएम मूवमेंट, और उस दौरान जो है 5 फरवरी को, कहीं कहीं 6 भी लिखा है, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने को कहा। जब आंदोलन रुक जाए तो संघर्ष कैसा, और ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक शून्यता और संतोष हर जगह होता है। और उसी कंसर्न में कांग्रेस, जो मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप था, एक चाहते थे कि चेंजर्स, जो बदलाव चाहते थे, जिनको हम लोग कहते थे चेंजर्स, जिनको हम लोगों ने कहा स्वराजिस्ट, ये कहते थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे। वही दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे, जो बदलाव नहीं चाहते थे। इसमें सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे चीज थे। इतना ही नहीं, अब इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। इसको मुख्यतः सीआर दास और मोतीलाल नेहरू लीड करते हैं। आपको बताते चले कि 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। संस्थापक सीआर दास, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, देशबंधु किनको कहते हैं? सीआर दास को कहते हैं। इनके महासचिव, सेक्रेटरी जो है मोतीलाल नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, तो परिषद का बहिष्कार ना करें, उसमें प्रवेश करें और सरकार के कामकाज में बाधा डालें। यानी कि इनका मकसद था इधर अमेंड और टू मेंड, यानी कि या तो अमेंड करेंगे, संशोधन करेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। मेंड या एंड था, यानी कि अमेंड या फिर आपको एंड था। एंड वाला कॉन्सेप्ट था, या तो कुछ ऐसा चीज जो भारतीयों के खिलाफ हो उसको एंड करेंगे और सिस्टम में जाकर के सिस्टम को ठीक करेंगे। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में स्वराज पार्टी की बात जब हम करें तो फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित किया गया। प्रथम अध्यक्ष इसके बनते हैं नारायण प्रसाद, सचिव इसके बनते हैं अब्दुल बारी, और स्वराज पार्टी की राजनीति में तेजी से विकेंद्रीकरण हुई, जिससे प्रांतीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व का निर्माण हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक, खासकर अगर सीआर दास की मृत्यु के बाद, ये ज्यादा चल नहीं पाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट था, जहां विधान परिषद में प्रवेश, 1923 के चुनाव में भाग लेकर के भीतर से प्रणाली को चुनौती देना, बजट अस्वीकार, यानी कि बजट को रोककर सरकारी मशीनरियों को ठप करना, नौकरशाही, यानी कि जो आपका ब्यूरोक्रेट्स है उन पे लगाम देना, उनकी असीमित शक्ति को कम करना, ये सब कुछ उसके अचीवमेंट थे। साथ ही साथ 1919 के जो अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके जो कुछ कमियां थी, उस खामियों को सामने लाना और स्वराज की मांग करना, इसका एक मेन मकसद के रूप में जाना जाता है। 1923 में चुनाव हुआ। केंद्रीय विधान परिषद में 101 से 42 निर्वाचित सीटों पर इन्होंने जीत हासिल किया। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं। तो एक मिला जुला प्रदर्शन, एग्जाम में क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का कैसा प्रदर्शन था, तो एक मिला जुला प्रदर्शन के रूप में स्वराज पार्टी का हम लोग जानते हैं।
साथ ही साथ परिषद के भीतर कूटनीतिक जीत, यानी कि विट्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह ब्रिटिश सत्ता पर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी कि कोई भारतीय जो था वो भी इस प्रकार के रोल का काम कर सकता था। वहीं आपके मंडी मैन कमेटी यानी कि स्वराजियों ने निरंतर दबाव के कारण सरकार को 1919 में सुधारों की जांच के लिए इस समिति का गठन करना पड़ा, जिसका नाम क्या था, मंडी मैन कमेटी। 1924 में, ये ऑब्वियस सी बात है कि 1919 में सुधार के लिए कमेटी बनी थी, तो यहां से कुछ आपके फैक्ट बन सकते हैं। अब ये जो इतना जबरदस्त सही तरीके से चल रहा था, इसका पतन कैसे होता है? तो इसके पतन का, ये इसके डाउनफॉल का कारण क्या है? नेतृत्व में क्षति। जून 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हो जाता है और उनके निधन से पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का लीडरशिप कमजोर हुआ और हाई प्रोफाइल जो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़े लीडर के रूप में थे और उन्हीं के समझ लीजिए कि नेतृत्व उनका चला गया, तो उनसे एकजुट रखने वाली जो ऑब्वियस सी बात है, जो विजनरी उनका ताकत था, जो विजनरी सोच था, वैचारिक दायरे तेजी से उभरने लगे और ऑब्वियस सी बात है कि एक समय के बाद जो है ये स्वराज पार्टी बट गया और आंतरिक मतभेद हुआ और एक बटा हुआ घर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हिंदू हितों की रक्षा, विशिष्ट लाभों के सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये अलग ग्रुप में बन गए। वहीं पूर्व अवरोध की मूल्य राजनीति के प्रति सख्ती से प्रतिबद्ध रहे और ऑब्वियस सी बात है इस टाइप से अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सेक्ट जो है इसमें बन जाता है। और इसका प्रभाव का अंत और विलय फिर 1926 के चुनाव में सांप्रदायिकता के बढ़ने और आंतरिक कलह के कारण पार्टी को भारी नुकसान होता है और राजनीतिक अंत, यानी कि परिषद में अपरोध की विचारधारा अपना प्रभाव खो देती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दशक में गांधी जी के नए आंदोलन के साथ स्वराज पार्टी का मुख्य धारा जो था वो कहां चला जाता है, तो कांग्रेस के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेता है। तो वैसा कुछ इंपैक्टफुल नहीं था, बट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा था। आपको बताते चले एक समरी में कि अपरिवर्तनवादी स्वराजवादी यानी कि दो गुट में बना था 1922 के बाद और आगे जाके 1930 में दोनों एक ही हो जाता है, खासकर सीआर दास के मृत्यु के बाद। तो स्वराज पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं थी, बल्कि एक पूरक राजनीतिक धुरी थी। ऐसा कोई ये नहीं था कोई आंदोलन था, कोई विद्रोह था। जबकि अपरिवर्तनवादी यानी कि जो बदलाव नहीं चाहते थे वो बाहर से जमीनी ताकत बनाई और ऑब्वियस सी बात है स्वराजी जो बदलाव चाहते थे, ये ब्रिटिश लोकतंत्र के खोखलेपन को अंदर जाकर के इन्होंने एक्सपोज किया, तो सिस्टम के अंतर्गत ही आते थे। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आपको सारे के सारे टॉपिक्स का क्रक्स और एक एक टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से करना हो, क्योंकि नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ चुका है, तो आपके लिए जबरदस्त मौका, शानदार मौका है जहां पे आप सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 1999 हमने इसका प्राइस रखा है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आप किसी ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, आपके पास ये सारथी बैच होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारथी बैच में हम 5000 एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे और इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज भी होगा ताकि आप अपने आप को जांच सके। दोस्तों इस बैच में हम अगर बात करते हैं तो सारे सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हर सब्जेक्ट का आपका विश्लेषण होगा और 5000 एमसीक्यू के माध्यम से आपका सब्जेक्ट कवर अप करा जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन नोट्स मिलेगा, क्रक्स मटेरियल मिलेगा, करंट अफेयर्स का मैगजीन होगा, क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है और मिस्टेक जो है रिपीट नहीं होता है। इतना ही नहीं, 5000 एमसीक्यू बेस्ड आपके बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीवियस ईयर बेस्ड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज, ये सब का सब जो है आपको इसमें मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर बात करते हैं, आपको इसमें आदि लाइव कोड लगा के इस बैच को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, मेरे मेंटरशिप में आने का एक कतई मतलब नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास मिलेंगी। मेरी क्लास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे क्लास के साथ साथ आपको हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं, चाहे वो अमित सैलानी सर हो, अमित श्री सर हो, वेद सर हो, अंकिता मैम हो, इन सबकी क्लास का एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप आदि लाइव लगाते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप में आएंगे। मेरे मेंटरशिप में आने से आपको क्या फायदा होगा? तो आपको हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने द्वारा बनाए गए और उसको एक एक करके 72 बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट करते हुए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स दूंगा और इसको जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आप लोग आदि लाइव कोड लगा करके, मेरा ये नंबर है 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको इसमें ऐड ऑन कर देंगे। बाकी आपको बता दे चले, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? तो सारथी आप चले जाएंगे, सारथी एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप आदि लाइव लगा देंगे। आदि लाइव जैसे ही आप कोड लगा देंगे 2000 रुपए में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या लगाना है? तो आदि लाइव जो है ये कोड आपको लगाना है
और याद रखिएगा जब आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तभी आपको इस बैच का एक्सेस, तब आपको बेसिकली मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और मेंटरशिप लेने के बाद आप 8789847319 इस पे आप हमको क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।